हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये हम लोग इसमें GIC का 2016 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं, उसमें हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये 4th पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम पूरा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो ये GIC का ये 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इसको हम आज पूरा पेपर ये फिनिश कर देंगे। इसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर 101। तो उसमें दिया क्या है कि 1 फूड एक्सचेंज फॉर मिल्क प्रोवाइड प्रोटीन। जो मिल्क एक फूड एक्सचेंज है ऑफ मिल्क का एक फूड एक्सचेंज कितना प्रोटीन देता है। अगर हम मिल्क का एक फूड एक्सचेंज कर रहे हैं, एक एक्सचेंज दे रहे हैं मिल्क का, तो उसमें कितना प्रोटीन मिलता है। तो उसमें मिलता है 4 ग्राम प्रोटीन। अगर हम मिल्क का एक एक्सचेंज दे रहे हैं तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। कौन से बैक्टीरिया हैं जो दही में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो दही में पाए जाते हैं मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो दही को बनाने में हेल्प करते हैं, दही को जमाने में हेल्प करते हैं, दही में पाए जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं। तो ये होते हैं लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये दही में पाए जाते हैं। अगर हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात करें, जो केन्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको केनिंग करके केन्स में प्रिजर्व करते हैं, तो उनमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम पाया जाता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, तो जो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें पाया जाता है। और सैल्मोनेला की बात करें तो एग वगैरह होते हैं, एग और मीट, इनमें सैल्मोनेला पाया जाता है। और यहाँ पे बात किसकी गई है, कर्ड की, दही की, कि दही में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो दही में जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट है इसको FSSA भी बोलते हैं। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्लासीफाई द प्रिजर्वेटिव एज, ये प्रिजर्वेटिव को क्लासीफाई करता है एज क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास A एंड क्लास B, फूड ग्रेड एंड नॉन फूड ग्रेड, या फिर एडिबल एंड नॉन एडिबल। तो जो FSSA है, अगर हम बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, तो ये जो फूड प्रोडक्ट को एडिबल और नॉन एडिबल मीन्स जो खाने योग्य और नहीं खाने योग्य फूड में इनको ग्रेड क्लासीफाई करता है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर में जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो या तो एडिबल होंगे या फिर नॉन एडिबल होंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है कि ये FSSA कौन से ईयर में लागू किया गया था, या FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ये कौन से ईयर में लागू किया गया है। तो इसका ईयर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या है, ये एक प्रिजर्वेटिव मेथड है। तो ब्लांचिंग के बारे में बताना है कि कौन सा मेथड को बेस्ट, इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो ब्लांचिंग को डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे पहले दे रखा है प्रेशर कुकिंग, तो प्रेशर कुकिंग अलग है, ब्लांचिंग अलग है, ये तो ऐसे ही कट हो गया। फिर दिया है बॉइलिंग फूड प्रोडक्ट फॉर 3 मिनट्स, एडिंग फूड प्रोडक्ट टू कोल्ड वाटर एंड देन बॉइलिंग। अब हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो फूड को कोल्ड वाटर में पहले तो डालेंगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे कौन से हैं, डिपिंग द फूड प्रोडक्ट इन बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन कूलिंग इट। तो ब्लांचिंग में क्या करते हैं, डिपिंग द फूड प्रोडक्ट्स इन बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन कूलिंग इट। ब्लांचिंग मतलब ये होता है कि जो उबलता हुआ पानी है, गर्म पानी में खाद्य फूड को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल के तुरंत ठंडा करते हैं। इससे जो बैक्टीरियाज, जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और उसके बाद तुरंत उनको ठंडा करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर का ट्रांजिशन होता है तो इसमें बैक्टीरिया जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया वो भी ठंडे पानी में जो उनको कूल करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को, तब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये है ब्लांचिंग। पहले फूड जो बॉइलिंग वाटर है, जो पानी उबल रहा है उसमें पहले फूड को रखते हैं, उसके बाद उसको तुरंत ठंडा करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है ब्लांचिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ICMR 2010 फॉर आयरन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। जो RDA 2010 वाली जो RDA है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी न्यू RDA आ गई है, RDA 2020, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर हम RDA 2010 की बात करें तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो है 37 ग्राम पर डे।
जो RDA 2010 के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट वुमेन की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो 37 ग्राम पर डे है। और अगर RDA 2020 पे आप लोग चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव मीन्स जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करके वीडियो आए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि RDA 2020 की एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड वीडियो आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन एजुकेशन एज। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्ट है, साइंस है या बोथ है? प्रसार शिक्षा क्या है? तो प्रसार शिक्षा जो आर्ट और साइंस दोनों है। हम बोलते हैं ना होम साइंसेज आर्ट एंड साइंस दोनों चीज़ हैं, तो होम एक्सटेंशन एजुकेशन भी होम साइंस का एक फील्ड है, एक पार्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आर्ट एंड साइंस बोथ है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन लेफी और येलो वेजिटेबल्स हैं ये एक्सेलेंट सोर्स ऑफ। तो ये किसका एक्सेलेंट सोर्स होती हैं? विटामिन के, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन डी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की और येलो वेजिटेबल्स की। तो ये एक्सेलेंट सोर्स होती है बीटा कैरोटीन की। ये बीटा कैरोटीन की एक्सेलेंट सोर्स होती हैं और बीटा कैरोटीन को हम प्रोविटामिन भी बोलते हैं, मीन्स विटामिन का प्रिकर्सर होता है और ये लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन 1952। जो भारतीय गृह विज्ञान संघ का जो प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिंपल इतना ही पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ होम साइंस एसोसिएशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो हुआ कब था? 1952 में। होम साइंस का जो फर्स्ट कन्वेंशन है वो 1952 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये चेन्नई मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नड बाई। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं ये किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं, या जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं इनको संचालित कौन करता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? UGC, AIWEF, ICAR, CSIR। तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इनको ICAR गवर्न करता है और UGC जो है ये यूनाइटेड क्या है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो ये स्कॉलरशिप वगैरह और जो इस पे काम करता है। बट अगर यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके द्वारा गवर्न की जाती हैं। ICAR के द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ गवर्न की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम मैनेजमेंट इज़। होम मैनेजमेंट क्या है? होम मैनेजमेंट एक मेंटल प्रोसेस है, मीन्स मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है प्लेसिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग with respect to sun, wind, direction, rain and topography of locality is called। मीन्स अगर कोई नया प्लॉट है वहाँ पे घर बनाना है तो घर को मीन्स जो नेचुरल जो बेनिफिट्स हैं लाइक लाइट किधर से आ रहा है, विंड किधर से आती है, वहाँ की लोकल टोपोग्राफी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग घर को बनाना, तो उसको क्या कहते हैं? एक हमने टर्म पढ़ा है आस्पेक्ट, तो यहाँ उसको आस्पेक्ट भी कहते हैं। बट यहाँ पे आस्पेक्ट नहीं है तो ओरिएंटेशन भी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिएंटेशन। मीन्स जब घर बना रहे हैं तो उसका ओरिएंटेशन देखना है कि कौन किधर साइड पे क्या चीज़ प्लेस की जाए जिससे जो नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बेनिफिट्स हम ले सकें। उसके बाद है फिजिकल फीचर्स, मीन्स कैसे चीज़ें बना रहे हैं। उसके बाद रूमीनेस, मीन्स रूमीनेस मीन्स स्पेस क्रिएट करना, तो रूम को ऐसे अरेंज करना कि उसमें लगे कि हाँ रूम जो है स्पेसियस रूम है। उसके बाद क्या है ग्रुपिंग, मीन्स रूम्स ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो जैसे डाइनिंग एरिया है, उसके बाद किचन है, तो डाइनिंग एरिया और किचन को पास पास बनाना जिससे अगर लंच कर रहे हैं डिनर कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़े। मीन्स चीज़ों को ऐसे ग्रुप करना कि जो चीज़ें जो हमारी रीच की चीज़ें हैं, जो चीज़ों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ईजिली वहाँ तक पहुँचा जा सके। लाइक किचन हो गया तो किचन के साथ डाइनिंग एरिया लगा देना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं ग्रुपिंग में। रूमिनेस मीन्स ऐसे रूम को अरेंज करना कि ज़्यादा से रूम जो है वो बड़ा लगे, इसको बोलते हैं रूमिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज़ बायर एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। कोई पर्सन है जिसने प्रोडक्ट को खरीदा है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक हम जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमने मैगी खरीदा है, उसके बाद हमने उसको कंज्यूम कर लिया है, यूज़ कर लिया, तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। तो मीन्स पर्सन जो प्रोडक्ट को खरीदता है उसके बाद उसको यूज़ करता है वो होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता हो जाता है। हमने मैगी खरीदा और हमने उसको यूज़ कर लिया, मीन्स हमने उसको उपभोग कर लिया, तो ये हो गए उपभोक्ता, कंज्यूमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वुवन एज ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड, जो फैब्रिक की वुवन इज है, जो कपड़ा है उसका जो बुना हुआ किनारा है उसको क्या कहते हैं, सेल्वेज, ग्रेन, बायस या फिर रिबन। तो जो कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है, इसके किनारे किनारे ये बुना हुआ कपड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्वेज। और ये सेल्वेज जो है, एक चीज़ याद रखिए, ये सेल्वेज जो हमेशा जो है वो लेंथ वाइज डायरेक्शन में होती है, कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होती है। तो जो भी सेल्वेज जो होती है वो हमेशा लेंथ वाइज डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ फास्टर ड्यूरिंग, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ये फास्ट होता है कौन से स्टेज में। ऑप्शंस क्या हैं, इन्फेंसी, लेट चाइल्डहुड, प्री नेटल पीरियड एंड प्यूबर्टी। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इन्फेंसी है और दूसरा प्यूबर्टी है। अगर यहाँ पे प्यूबर्टी इन्फेंसी नहीं दिया होता तो इसका आंसर प्यूबर्टी हो जाता, बट यहाँ पे इन्फेंसी दिया है, तो जो सबसे ज़्यादा जो फास्ट डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसी में होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब चाइल्ड का जो बर्थ होता है तो उसका वेट 2.5 kg होता है, 6 मंथ में डबल हो जाता है, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। तो मीन्स यहाँ से ही हमको क्लियर हो रहा है कि कितना फास्ट डेवलपमेंट है, कि विद इन अ ईयर चाइल्ड का जो वेट है वो 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है। मोस्ट ऑफ द जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो अब प्यूबर्टी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो वेट था वो 3 टाइम हो गया है या डबल हो गया है, बट तो यहाँ से भी एक हम ऐसे करके मीन्स एक कॉन्सेप्ट लगा के याद कर सकते हैं कि जो फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसी में होता है। जो सहसावस्था होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ डेवलपमेंट सहसावस्था में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एन इन्फेंट विच इन्वॉल्व्स द होल बॉडी इज़, जो इन्फेंट यहाँ पे बात की है इन्फेंट की कौन सा पहला वॉलेंट्री मूवमेंट है जो वो मीन्स अपनी इच्छा से करता है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो वो ऑप्शंस क्या हैं, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, रोलिंग ओवर, सिटिंग अप। ठीक है, तो इसमें देखो क्रॉल करना है मीन्स घुटनों के बल चलना, क्रीपिंग मीन्स रेंगना, रोलिंग ओवर मीन्स पलटना, इधर से इधर पलटना, या सिटिंग अप अनअसिस्टेड मीन्स बिना सहारे के बैठना। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, वो है क्रॉलिंग। जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तब उसमें उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, और ये घुटने के बल वो जब चलता है ये उसका अपना स्वैच्छिक मूवमेंट है इन्फेंट का। तो हम बात करेंगे अगर इन्फेंट का कौन सा मूवमेंट है जिसमें पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो ये होता है क्रॉलिंग मीन्स घुटनों के बल चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ पर्सनस लॉस्ट फंक्शन इज टर्म एंड, जो पर्सन है उसके जो फंक्शंस जो लॉस्ट हो गए हैं उनको रिस्टोर करना मीन्स कोई व्यक्ति है उसकी जो खोई हुई कार्य क्षमता है उसको पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शंस क्या है, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, इंटरवेंशन एंड स्टिमुलेशन। तो किसी भी पर्सन की जो खोई हुई कार्य क्षमता है उसको पुनः रिस्टोर करना या पुनः बहाल करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन या फिर पुनर्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बी वैक्स एंड पैराफिन वैक्स आर यूज्ड इन, जो बी वैक्स हो गया और पैराफिन वैक्स है ये किस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, बाटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टाई एंड डाई। अगर हम बी वैक्स और पैराफिन वैक्स की बात करें तो ये जो है ये बाटिक में यूज़ किया जाता है, और बाटिक क्या है, ये रसिस्ट प्रिंटिंग है। बाटिक इज़ द रसिस्ट प्रिंटिंग, टाई एंड डाई रसिस्ट प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी रसिस्ट प्रिंटिंग है। बट अगर हम ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग है। तो बी वैक्स और पैराफिन वैक्स की जब हम बात करते हैं तो ये बाटिक हो जाएगा। बाटिक जो है ये बी वैक्स और पैराफिन वैक्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पे इंग्लिश हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो क्या इंडोजेनस, इंडो मीन्स अंदर, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रहा है तो मीन्स बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो यहाँ पे दिया है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर एंड हार्ट। तो अगर हम बात करें कि बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है वो लीवर में होता है। इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी में जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जब यहाँ पे बात की गई है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की, तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है वो लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन, इसको अगर हम शॉर्ट में इसको डीवी एक्ट भी लिखते हैं, डीवी एक्ट।
तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि DV मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस, और इसको कभी कभी ये भी लिख देते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये कब आया था? जो महिलाएं हैं उनकी घरेलू हिंसा से जो उनका संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, मीन्स घरेलू हिंसा से उनको संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था, ये कब आया था? तो ये 2005 में आया था। अगर हम बात करें मोटर डिसफंक्शन ड्यू टू ब्रेन डैमेज इज, ब्रेन में डैमेज की वजह से जो मोटर डिसफंक्शन होता है या मस्तिष्क में या ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है, कोई क्षति हो गई है, उसकी वजह से जो मोटर डिसफंक्शन हो रहा है, गत्यात्मक शिथिलता हो रही है, तो वो क्या है? एपिलेप्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पैलिसी एंड अर्थराइटिस। जब ब्रेन में डैमेज की वजह से कुछ मोटर डिसफंक्शन होता है तो वहाँ पे होता है सेरेब्रल पैलिसी, तो वहाँ पे सेरेब्रल पैलिसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे और अच्छा काम कैसे करें। एंड अगर अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि अगर जो RDA 2020 में आई है उसका फुल वीडियो इन द फॉर्म ऑफ ये मल्टीपल क्वेश्चन आंसर मीन्स MCQs के टाइप में अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो जिसमें हम पूरा होल RDA के कवर करें, ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू JB वॉटसन, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, जो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू JB वॉटसन जो साइकोलॉजी है इन्होंने स्टडी की थी, तो जो इसमें सिंपल सी बात क्या पूछा गया है यहाँ पे, JB वॉटसन की थ्योरी कौन सी है, इन्होंने कौन से फैक्ट पे काम किया है। क्योंकि अब सीधे सीधे पूछते हैं तो वो इजी हो जाता है, तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट कर देते हैं। तो उन्होंने सबसे, देखो यहाँ पे हिंदी में दिया है कि JB वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन मीन्स थ्योरी, इन्होंने किस पे, कौन से टर्म पे काम किया है, कौन से टॉपिक पे काम किया है। तो अगर हम वॉटसन की बात करें तो इन्होंने किस पे काम किया है? इन्होंने बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद पे काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप, सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है या साइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो कहाँ सेटअप की गई थी? तो वो लिप्जिंग में सेटअप की गई थी। हम सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी जो लेबोरेटरी है वो लिप्जिंग में सेटअप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किससे कंसर्न होती है? ऑप्शन क्या है? लर्नर, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग प्रोसेस या ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, शिक्षा किससे रिलेटेड होती है? जो सीख रहा है उससे रिलेटेड है, आसपास की सिचुएशन कैसी है, और लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कैसे चल रही है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, जो नया नॉलेज है वो एक्वायर किया जाता है थ्रू मेमोराइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग्स, नन ऑफ द अबव। मेमोराइज मीन्स रटने से, जो चीज़ पहले से हमारे पास है उसको रट लिया, उसमें कुछ तो नया नहीं आ रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज मीन्स एक जगह पे नॉलेज था, उसकी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, उसने किसी आगे ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें भी नया नॉलेज तो आ नहीं रहा है। एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग मीन्स किसी चीज़ के बारे में कोई नया मीनिंग सर्च करना, उससे एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ लर्न करना, तो ये हो जाता है न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नया ज्ञान या नवीन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? जब कुछ एक्सपीरियंस किया जाता है या नया कुछ सर्च किया जाता है, वहाँ से जो है नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मीन्स अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, जो प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो किससे एसोसिएटेड है? और अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ये एसोसिएटेड है किससे? स्किनर से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये स्किनर से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे एक पैवलो दिया है, स्किनर, कोलबर्ग एंड थॉर्नडाइक। इसके अलावा जीन पियाजे हो गए, सिगमंड फ्राइड हो गया, एरिक एरिक्सन हो गए। ये कुछ 6-7 जो रिसर्चर हैं
तो इनकी थ्योरी जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनकी थ्योरी के बारे में तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी दिया है, उसके सेगमेंट्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो क्योंकि ये 6-7 ही रिसर्चर हैं जिनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो स्किनर से संबंधित है। और आपको यहाँ पे बताना है कि पावलोव की कौन सी थ्योरी थी, पावलोव की थ्योरी का क्या नाम है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन क्या हो गए, एक तो पावलोव की थ्योरी का नाम, उसके बाद FSSA ये जो एक्ट है ये कब आया था, इसका ईयर ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, और पावलोव की थ्योरी क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, दोनों के आंसर करने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसाइटफुल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम, जो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है या जो इंसाइटफुल लर्निंग है ये किसने दिया था, ये किसकी थ्योरी का परिणाम है, ये किसने अपनी थ्योरी में इंसाइटफुल लर्निंग की या अंतर्दृष्टि अधिगम की बात की है। तो ये जेस्टाल्ट परसेप्शन जो है, जेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण है, इन्होंने अपनी थ्योरी में इंसाइटफुल लर्निंग की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट डिस्क्राइब बाय ब्रूनर, ब्रूनर के द्वारा कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है। मीन्स ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी होगी इन्होंने, उसमें इन्होंने कौन सी स्टेज के बारे में बात नहीं की है। देखो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाते ही हैं, मीन्स अबाउट टू 10% पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं उसका 10% हार्ड लेवल बनाते हैं या बिल्कुल ढूंढ के बनाते हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस, क्योंकि वहीं से जो है मेरिट सेट होती है। तो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो मोस्टली किसी को नहीं आता है, वो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के बनाए ही जाते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें बात क्या किया गया है, ब्रूनर की। तो ब्रूनर ने कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें कौन सी स्टेज को डिस्क्राइब नहीं किया है। मीन्स ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को डिस्क्राइब नहीं किया। तो ऑप्शंस क्या हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सेंसरी मोटर एंड सिम्बॉलिक। और देखो आपको यहाँ से बिल्कुल अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सेंसरी मोटर स्टेज किसने दी है, ये जीन पियाजे ने दी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ब्रूनर की जो थ्योरी है उसमें सेंसरी मोटर के बारे में बात नहीं किया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस थोड़ा सा कामली क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आराम से पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो क्या है ये सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। पीरियड ऑफ सीडो मैच्योरिटी इज, मैच्योरिटी हम किसको बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज को। सूडो मीन्स मैच्योरिटी से पहले का टाइम, तो इसको हिंदी में बोलते हैं छदम परिपक्वता। तो सीडो मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो कौन सा पीरियड होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड, जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, इसको छदम परिपक्वता का काल कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अगर हम बात करें लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड मेमोराइजेशन। तो लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, अधिगम एक प्रक्रिया है, तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, या याद करना। तो जो हम लर्निंग की जब हम बात करते हैं, मीन्स लर्निंग में हम नए फैक्ट्स देखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट है, मीन्स जब फैक्ट्स को कलेक्ट करना जो प्रोसेस है, इसको हम लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव विकास है, इज सिक्वेंशियल, कंटिन्यूअस या इंडिविजुअलाइज्ड, ऑल ऑफ द अबव। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये सिक्वेंशियल होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, और इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन उनके जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो जेनेटिक काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिक्वेंशियल तो होता ही है, कंटिन्यूअस भी होता है, और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु डेवलप द इक्वेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। यहाँ पे बात की गई है इक्वेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इक्वेशन किसने दी है, बिनेट ने दी है। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपली बात किया जाता कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट किसने दिया है तो वो स्टर्न थे, बट यहाँ पे इक्वेशन की बात की गई है तो ये बिनेट इसका करेक्ट आंसर है। बिनेट ने इंटेलिजेंस क्वोशेंट की इक्वेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंट पीरियड का फीचर इनमें से कौन सा
नहीं है। देखो यहाँ पे दे दिया है, हमने अगर एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। तो उसमें एडोलसेंट पीरियड के बारे में बात की है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, कौन सा फीचर नहीं है, तो हम ये जो एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है हम उसमें पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, फास्टर फिजिकल डेवलपमेंट, इंक्रीज इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाइटेंड इमोशनल टेंडेंसी। तो हमने जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है एरिक एरिक्सन की, उसमें हमने एडोलसेंट स्टेज में क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। मीन्स उसको अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही है, उसको करना क्या है, उसके रोल्स, उसके एम्स क्या है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये सही है, इज़ नॉट द फीचर ऑफ एडोलसेंस पीरियड। तो इसमें से एडोलसेंस पीरियड का फीचर कौन सा नहीं है, फास्टर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीज इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, ये भी सही है, हाइटन इमोशन टेंडेंसी, ये भी सही है। यहाँ पे दिया है कि क्लियर और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो क्लियर और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें से कौन सा इसका एक स्टेज नहीं है। जो कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिए हैं उनमें से ये जो स्टेजेज, ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो कोलबर्ग थ्योरी की नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है, प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये कोलबर्ग की थ्योरी की स्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है ये तनाव और तूफान की अवस्था है। मीन्स एडोलसेंस जो है ये पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस है। तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी लर्निंग इज कंडक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ। जो इनका इंक्वायरी लर्निंग है वो कंडक्टिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल एंड मेमोरी। इंक्वायरी कर रहे हैं मीन्स मेंटल प्रोसेस हो रहा है। और इंक्वायरी हम कब करते हैं, जब चीज़ें हमें समझ में आती हैं, चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उनको अप्लाई करते हैं, तब हम इंक्वायरी करते हैं वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉग्निटिव स्किल। जो इंक्वायरी लर्निंग है ये कॉग्निटिव स्किल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। इनमें से डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था। तो ये सबसे पहले फ्रूड ने दिया था। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म जो वर्ड है ये फ्रूड ने दिया था। और अगर हम बात करें एसोसिएशन की तो ये डिफेंस या प्रतिरक्षा प्रणाली में से का ये जो वर्ड है ये प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित नहीं है। बाकी रेगुलेशन, कंपनसेशन, सब्लिमेशन ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं। बट जो एसोसिएशन है, साहचर्य है, ये डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट। इनमें से किसने थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट प्रपोज नहीं किया। एडजस्टमेंट मीन्स सोशल एडजस्टमेंट, एनवायरमेंट एडजस्टमेंट या सेल्फ में एडजस्टमेंट, ये सब जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है तो एडजस्टमेंट थ्योरी के बारे में किसने बात नहीं की है। तो जो लजारस हैं, ये लजारस ने एडजस्टमेंट थ्योरी के बारे में बात नहीं की है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो मेंटल हेल्थ है चाइल्ड की डिपेंड करता है किस पे। अगर हम चाइल्ड के मेंटल हेल्थ की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, मीन्स जो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पे निर्भर करता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो चाइल्ड की जो मेंटल हेल्थ है उसके पास का एनवायरनमेंट क्या है, उसके फैमिली में एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, ये सब चीज़ें उसके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय डेनियल गोलमैन। जो डेनियल गोलमैन है इन्होंने 5 इंटेलिजेंस डोमेन प्रपोज किए थे, ठीक है। और इनमें से कौन सा, जो ये 5 इंटेलिजेंस डोमेन प्रपोज किए थे इसमें से एक कौन सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल स्किल। जो डेनियल गोलमैन थे इन्होंने 5 इमोशनल इंटेलिजेंस के डोमेन्स दिए थे। एक हो गया सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एफिकेसी, सोशल स्किल, उसके बाद ये जो मोटिवेशन की बात की गई थी, सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ जो वो
क्या हम बोलते हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी, सेल्फ एम्पैथी की बात की गई थी। तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट जो है ये इसका जो इनका कोई भी डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे जो स्व प्रबंधन है इसके बारे में डेनियल गोलमैन ने अपनी थ्योरी में बात नहीं की है। तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में डेनियल गोलमैन ने अपनी थ्योरी में बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस हैज़ टू बी। जो वोकेशनल गाइडेंस क्यों होती है, वोकेशनल मीन्स वोकेशनल गाइडेंस क्यों होता है, क्या है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है जॉब, हेल्पिंग द क्लाइंट टू सीक अप्रोप्रिएट जॉब, इनेबलिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू बिकम जॉब ओरिएंटेड, हेल्पिंग द क्लाइंट टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट जॉब। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जो पर्सन है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको हम ट्रेनिंग देते हैं जिससे उनका स्किल इम्प्रूव हो रहा है। अब जब स्किल इम्प्रूव हो रहा है तो उसको अपनी उचित जो उसके लिए अपना उसके लिए जो प्रॉफिटेबल जो जॉब है या उसके स्किल के अकॉर्डिंग जो जॉब है तो उसको अप्रोप्रिएट जॉब सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो उसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने में मदद करता है, इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट मीन्स। यहाँ पे बात की गई है कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट मीन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण। कम्युनिकेशन सिंपल क्या है, जो हमारे पास जो आइडियाज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना। सिंपल मीनिंग तो कम्युनिकेशन का यही है। हम अगर किसी से भी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम अपने आइडियाज़, अपनी बातें हम उसको बता रहे हैं और सामने वाले के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उसकी इमेजिनेशन है वो हमको बता रहा है। तो अब ये कम्युनिकेशन फिर स्टूडेंट्स के साथ हो, टीचर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वहाँ पे हम करते क्या हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया ही तो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ आइडिया मीन्स कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो कम्युनिकेशन का जो सिंपल मीनिंग है वो है एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन। और फिर वो कम्युनिकेशन किसी के भी साथ क्यों ना हो, अगर आप अपने घर में पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। तो कम्युनिकेशन किसी के भी साथ हो, जब वहाँ पे जब चीज़ें एक्सचेंज होती हैं तब उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब किसी को हम डायरेक्शन दिए जा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ये एक है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था, तो ये ब्रूनर ने दिया था। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा फॉलोइंग मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में हम रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो टेप, ये सभी जो फॉर्म हैं ये सभी कम्युनिकेशन के फॉर्म हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड। कोऑपरेटिव लर्निंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, या कोऑपरेटिव लर्निंग किसको कहते हैं। इन क्लासरूम सिचुएशन में ऑर्गेनाइज होती है, आउटसाइड क्लासरूम सिचुएशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। तो हो सकता है सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। तो अब आप सोचोगे कोऑपरेटिव है मीन्स यहाँ पे कई सारे लोग मिलके एक साथ मिलके चीज़ें प्लान कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये क्लासरूम के बाहर ही होगी। नहीं, क्लासरूम में भी जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। लाइक कोई असाइनमेंट दिया गया है तो कई सारे स्टूडेंट्स मिलके एक साथ असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो ये भी तो कोऑपरेटिव लर्निंग ही है। तो इसका जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ये दोनों सही हो जाएंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कि मैं अगर आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग आपके नॉलेज में, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है। जो अगर जीएस पढ़ता है तो उसको तो ये आंसर उसके लिए बहुत ईजी है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर वायरस इज। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जब सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शंस क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड मॉनिटर। तो जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगवा फोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लिंगवा फोन उदाहरण है किसका, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड एंड एक्टिविटीज़। तो जो लिंगवा फ़ोन है ये ऑडियो एड का एग्जाम्पल है। इसमें लिंगवा फ़ोन में जो चीज़ें हैं हम सुनते हैं, तो लिंगवा फ़ोन जो है एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको क्या कहते हैं,
तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है ICT स्टैंड्स फॉर। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं ICT की, तो ICT होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये ICT का फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? एक तो ये है FSSA। ये FSSA कब आया था? इसका ईयर ऑफ इनैक्टमेंट क्या है? दूसरा क्वेश्चन था कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है। तो FSSA का ईयर ऑफ इनैक्टमेंट एंड पावलोव की कौन सी थ्योरी है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड साथ में ही अगर आप RDA 2020 का जो भी RDA 2020 में जो चेंजमेंट हुए हैं, जो भी नया वैल्यू ऐड हुआ है, इन सब का अगर एक प्रॉपर वीडियो आप ये MCQs के फॉर्म में अगर आपको चाहते हैं पूरी RDA का एक वीडियो, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। एक तो FSSAI, ये ईयर ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, पावलोव की थ्योरी क्या है, और RDA के बारे में अगर आपको पूरी RDA की एक वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।